अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल। मैं आज जो सबसे अप्रोप्रिएट इस वक्त मसला है, जो इस पे पूरी दुनिया जो है हैरान भी है और परेशान भी है, वो है कि जो यूक्रेन के ऊपर इस वक्त रूस ने इन्वेड किया है, और इन्वेजन जिसे हम कहेंगे कि रशिया ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू कर दी। मैं इसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से मैं इसका अहाता करने की कोशिश करूँगा, और क्योंकि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ और मैं कोई किसी ग्रुप में या किसी से कोई मेरी ये नहीं है, मैं एक न्यूट्रल और एक सीनियर सिटीज़न, एक कंसर्न सीनियर सिटीज़न के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। शायद इससे कोई जो हमारे मुल्क के या हमारे इस वक्त जो दुनिया के लीडर हैं, या वो लोग जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और जो बड़े एडवांस और डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, वो, और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि वो बॉडीज़ जो बनाई गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि इससे लड़ाई जो है वो रुकेगी और लोग जो हैं वो इंसाफ से और पीसफुली रहेंगे। इससे सबक सीखेंगे कि किस तरह से हिटलर ने क्या किया। और अगर उस वक़्त भी देखें और इंसाफ से तारीख़ को देखें तो आप हैरान होंगे कि बेहद ज़्यादतियाँ हिटलर के ख़िलाफ़ भी की गई। उस वक़्त जो भी लोग इकट्ठे हुए उसके ख़िलाफ़, उन्होंने भी कोई फेयर जंग नहीं की थी। और ख़ास तौर पे अगर ये अमेरिका को लें, जो इस वक्त भी अगर जहाँ देखें तो मरकज़ में जो इस वक्त है, क्योंकि ताड़ी दोनों हाथों से बचती है। अगर आप किसी को भी एक कांटेदार जो वायर है उसके अगेंस्ट पुश करेंगे, और इस हद तक बार वायर के अगेंस्ट पुश करेंगे किसी को कि वो उसको गोश्त के अंदर वो चुभने शुरू हो जाए और उसका खून निकलना शुरू हो जाए, तो वो आपको अपनी पूरी ताकत से पुश बैक करेगा। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अमेरिका ने अपने एलाइज, जो कि आम तौर पे अगर देखें तो वो यूरोपियंस ही थे, और यूरोपियंस ने ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था। अमेरिका तो सबसे आखिर में आकर वो जो ऊपर की मलाई थी वो इसने ले ली कि जी इसने क्योंकि ज्वाइन किया है, इसने मदद की है, इसलिए वो जंग जीता है। अगर ये मान भी लें कि ऐसे ही हुआ था कि अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जीतने में मदद की थी, जो कुछ हद तक इसमें सदाकत है कि इतने सारे, जब पूरी दुनिया एक तरफ और वो जर्मनी एक तरफ, और उसके साथ जो उसके एलाइज थे, जैसे जापान था, जैसे मुसोलिनी था, ये तो आपको पता है कि ये पीछे तकरीबन हट चुके थे। और इवन जो जापान था वो सरेंडर कर चुका था, और दोनों यानी नागासाकी और हिरोशिमा दोनों में एटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ डराया इसलिए गया था कि रूस को और दूसरे मुल्कों को ये एक पैगाम दिया जाए कि हम इतने स्ट्रांग हैं और हमारे पास इस तरह लीथल आर्सेनल है कि हम शहरों की शहर जो है उनको तबाह कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ज़्यादती किसके थी, और बार वायर के अगेंस्ट जो पुश करने की आदत वो अमेरिका को पड़ी हुई है, और वो किस तरीके से अपने साथ उन कमज़ोर मुल्कों को साथ मिलाता है, और उसने जो मिलाकर जो दुनिया का जो इस वक्त अमन है, मुझे खुद बताइए कि क्या उसकी मदद यूनाइटेड नेशन ने की? क्या सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका की, अगर मान भी लिया जाए कि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी है और वो वाकई ही जेन्युइनली वो दुनिया में चाहता है कि अमन अमान हो, तो मुझे ये बताइए कि ये ऐसे था? फिर एक कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का जो अगर आप देख रहे हैं कि मुकाबला, जिसे कोल्ड वार कहते हैं, वो चलता रहा, और कई लीडर अमेरिका में भी बदले और कई जो लीडर है कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी बदले। और क्योंकि उस तरफ रशिया था
اور اس طرف امریکہ تھا. یہ دو لوگوں کا ہی لوگ زیادہ نام لیتے تھے، لیکن اگر دیکھیں تو یہ صرف دو ملک نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی 50 کے قریب اور ملک تھے جو آہستہ آہستہ یورپین یونین کی صورت میں، اور پھر جو ان کے جو ٹریٹیز تھیں جیسے نیٹو ہے کہ وہ وجود میں آئیں، اور انہوں نے ساروں نے مل کر ایک اتحاد بنایا. اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا، اور یونائٹڈ نیشن اور سیکورٹی کونسل کا بھی بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا، جو اسپرٹ تھی، وہ یہی تھی کہ یہ جو ہے وہ جنگ کو روکے گی. آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ جب ایک نا انصافی سے آپ کسی کو اس حد تک پش کریں گے کہ اس کے یعنی دیوار کے ساتھ آپ اس کو لگا دیں گے، تو وہ کس طریقے سے آپ اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ یعنی وہ آپ پہ یقین کرے، آپ پہ بھروسہ کرے، اور آپ کو وہ یہ اس طرح کے جنگ میں نہ خود الجھے. تو وہ جیسے مثال ہے کہ جو جب آپ تنگ ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ تنگ آمد تو جنگ آمد، یعنی جب آپ تنگ آ جائیں کسی چیز سے تو آپ جنگ کا سہارا لیتے ہیں، یعنی لڑائی کرنی شروع کر دیتے ہیں، لڑنے شروع کر دیتے ہیں. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Страну, разрушили страну, разведка подвела. И все объяснение. اور یوکرین کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی ہوا. اب یوکرین کی اس میں نہیں کہتا کہ صرف یوکرین ہی اس میں قصور ہے. اس وقت ساری دنیا ایک طرف ہے اور روس ایک طرف ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ یوکرین وہ تھی جو یو ایس ایس آر تھی، جو سوویت یونین جسے کہتے ہیں، اس کا یہ ایک حصہ تھا، اس کی ایک یہ ریاست تھی. لیکن یہ اپنی خوشی کے ساتھ یہ جو سوویت یونین، یہ یونینز جو تھیں لوگوں کی تھی، جب وہ بریک اپ ہوا اس کا سوویت یونین کا، تو کچھ ریاستوں نے کہا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. اور یہ میری نظر میں تو بڑی فراخ دلی تھی اس وقت بھی رشیا کی، کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ آزاد ہو کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہمارے جو نیوکس ہیں وہ ہم آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ اپنا ملک چلائیں. اسی میں جیسے دوسری جسے رشین ریپبلکس اس وقت کہتے ہیں ایسٹ میں، اسی طرح جیسے ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، اسی طرح یہ یوکرین بھی ہوا اور ٹھیک ٹھاک چلتا رہا. یہ بات ساری جو شروع ہوئی جب اس نے نیٹو کا ممبرشپ کے لیے اس کو یہ دل چاہا اس کا کہ میں اگر کروں تو میں زیادہ محفوظ ہوں گا، کیونکہ مجھے نیٹو پروٹیکٹ کرے گی اور مجھے امریکہ پروٹیکٹ کرے گا. وہ تاریخ سے اس نے نہیں سیکھا کہ یہ دوہرا معیار ہے اس دنیا میں. اب اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھے کہ یہ جو ہوا ہے، جو 24 جو فروری کو یہ جو واقعہ ہوا ہے، تو آپ کو اس کافی 1-2 دہائیاں پیچھے جانے پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سمر کر رہا تھا آہستہ 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 آہستہ. اور وہ جو اس وقت لیڈرشپ بھی تھی دونوں طرف، میں تو کہوں گا اس طرف ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے امریکہ کے، اور اس طرف جو تھے یہ پیوٹن صاحب تھے. لیکن ان دونوں میں کوئی اس حد تک وہ نہیں تھا کہ وہ ایک اپنی بڑائی دوسرے پر مسلط کرنا چاہے اور اپنے ایلائز جو ہیں جو نیٹو ہے یا یورپ ہے اس کو ساتھ لے کر وہ اس طرح سے وہ ڈرائے دھمکائے کہ ہم آپ پر سینکشنز لگا دیں گے، ہم آپ کو یعنی 100 سال پیچھے لے جائیں گے، ہم آپ کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیں گے. اب ملکوں کو، بڑے ملکوں کو تو بڑے باتیں کرنی چاہیے اور بڑے دل سے باتیں کرنی چاہیے. اس طرح کی دھمکیوں سے تو کوئی اگر کرے گا تو کوئی بے غیرت ہی ہوگا کہ جو اس طرح سے وہ رہے گا. اور ایک وہ رشیا اگر دیکھیں تو اتنا بڑا ملک ہے اور وہ کتنے اس کے کوئی
30 से ज़्यादा मुल्कों के साथ उसका बॉर्डर लगता है। तो वो एक आम तो मुल्क नहीं था ना, और ना है कि जो वो डर के तो वो कहे कि ठीक है भी, आप क्योंकि सैंक्शन से लगा देंगे तो हम ठीक है, आपको आ जाएं, आप हमारे बेशक सेंट पीटर्सबर्ग तक आ जाएं या मॉस्को तक आ जाएं। जो अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसको दो दुनिया के बेहतरीन और बड़े ओशन जो हैं वो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो मुझे बताएं, जब तक ये अमेरिका इन एग्जिस्टेंस में आया है, किस मुल्क ने उधर चढ़ाई की है कि वो अपने शिप्स या प्लेन लेकर जाकर उसने उस पर हमला किया? हमेशा अमेरिका वहाँ से निकला है। और दो डेफिनेशंस हैं। अगर आप रूस की तरफ से कहें तो आप 100% कहेंगे कि रूस ने ये इन्वेड किया है यूक्रेन को और रूस की ज्यादती है। ये है अगर यानी उस जो मौजूदा डेफिनेशन है इस वक्त इन्वेजन की, उसके लिहाज से कहें, और रशिया को कहें। और इसी तरह आप उसको कह सकेंगे कि इसने पहले भी किया था, जॉर्जिया में मसलन इसने किया था। तो वो मिसाल आप दे सकते हैं कि इसने क्योंकि जॉर्जिया को इन्वेड किया था तो अब इसने यूक्रेन को इन्वेड किया। लेकिन अगर यही इन्वेजन आप अमेरिका को, जो उसको आदत है, और वो जब से सेकंड वर्ल्ड वार हुई है वो इन्वेड छोटे कमज़ोर मुल्कों को वो करता है। और उनमें मैं कुछ थोड़ी सी मिसालें आपको दे दूं कि आपको सबको पता है कि उसने इराक को इन्वेड किया, सीरिया को किया, लीबिया को किया, पनामा को किया, क्यूबा को किया, वियतनाम को किया, लेओस को किया और कंबोडिया को किया। ये मैंने चंद एक मिसालें दी हैं जो जिनको अमेरिकन इन्वेजन है। लेकिन वो अमेरिकन इन्वेजन इसे इन्वेजन में डिफाइन नहीं करेगा, ना ही उसके जो साथी हैं, एलाइज हैं, वो कहेंगे। President Biden could end this crisis and prevent a war with Russia by doing something very simple, guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO, that would put U.S. and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests. The reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So the question is, why doesn't President Biden and NATO leaders actually just say that and guarantee it? Which begs the question of why are we in this position then? If the answer to this and preventing this war from happening is very clear as day, and really it just points to one conclusion that I can see, which is they actually want Russia to invade Ukraine. Why would they? Because number one, it gives the Biden administration a clear excuse to go and levy draconian sanctions, which are a modern day siege against Russia and the Russian people. And number two, it cements this Cold War in place. The military-industrial complex is the one that benefits from this. They clearly control the Biden administration. Warmongers on both sides in Washington have been drumming up these tensions. If they get Russia to invade Ukraine, then again, it locks in this new Cold War. The military-industrial complex starts to make a ton of more money than they have been in fighting Al-Qaeda or making weapons for Al-Qaeda. And who pays the price? The American people pay the price. The Ukrainian people pay the price. The Russian people pay the price. It undermines our own national security, but the military-industrial complex that controls so many of our politicians wins, and they run to the bank. You've seen this from both sides as a lawmaker and a member of our armed forces, so I think you've got a credible view on this. I've looked at this carefully, Tucker, and I have yet to find any benefit that a political leader has used or could use to justify this to the American people. All you hear is like, well, we have to defend democracy. We have to defend this democratic country of Ukraine. But as you know very well, this current president, shuts down, arrests political opposition, throws them in jail, shuts down TV stations that are critical to him. I have a hard time seeing how President Biden or anyone can say with an honest face, we are defending democracy. And the reason is because our own government has publicly supported these authoritarian actions by the Ukrainian president in shutting down their own political opposition. And it begs the question, this sounds familiar to some of the things that unfortunately we're seeing play out right here at home.
I was just about to say, it sounds like their kind of democracy. वो कहेंगे नहीं, अमेरिका ने उनको लिबरेट किया है, वो लिबरेशन के लिए वहां गया है। आप मुझे खुदा के वास्ते ये बताइए कि क्या ये सच है? अगर वो रशिया की इन्वेजन है, जो कि मान लिया कि वो इन्वेड उसने जॉर्जिया को भी किया था और ये उसने किया है, जो कि एक वक्त में उसकी अपनी टेरिटरी थी और उसके बिल्कुल हमसाया यानी बॉर्डर लगता है, और अमेरिका मीलों आप देखें कितने समुद्रों को वो छलांग के तो उधर जाकर, जिसका उसका कोई वास्ता ही नहीं है, यानी उसका कोई उनसे झगड़ा ही नहीं है, तो वो मुझे बताइए कि वो कैसे वो दुनिया का पूरी का वो एक पुलिसमैन है या वो चीफ जस्टिस है या वो उसके पास क्या अथॉरिटी है या उसके मॉरल अथॉरिटी तो छोड़े, मुझे ये बताएं कि अगर डिक्शनरी भी कोई उठाएं तो दोनों एक्शन तो एक ही है ना। तो एक को तो आप इन्वेजन कहें और दूसरे को आप कहें कि वो लिबरेशन के लिए गया है। हालांकि उसने आप देख लें कि कोई एक दर्जन से थोड़े ही कम मुल्क जो हैं उनको इन्वेड किया, और उनको अंदाज़ा करें कि वहाँ कितने लोगों को मारा, कितने लोगों की उसकी इकॉनमी, उनकी सड़कें, उनके हॉस्पिटल्स, उनकी यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, उनके हज़ारों साल पुराने जो उनके पास जो म्यूज़ियम्स के अंदर, और उन्होंने जो साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज में जो पुराने जो इवन सीड जो प्रिजर्व कर रखे थे, वो जो कॉन्डिमेंट्स के किए हुए थे, जो उनके बेहद उनके कीमती चीज़ें जो उनके म्यूज़ियम्स में थी, उनका तहस नहस किया। ये लिबरेशन थी और ये इन्वेजन है। तो इसलिए मैं जो लोग जज करके अभी तक इसको लिए आ रहे हैं और आस और उम्मीद सारी फिर एक ऐसे अदारे पे लगा के बैठे हैं जो कि अटर फेलियर है, बायस है और इंतहाई वो कमज़ोर है, और उसका नाम यूनाइटेड नेशन है। और उसमें भी देख लें कि इन लोगों ने जो 5 उसके चौधरी हैं जिनको जो परमानेंट मेंबर हैं, उन्होंने एक पावर जिसे वो वीटो कहते हैं वो अपने पास रखी है। तो आप परसेंटेज निकाल लें सिक्योरिटी काउंसिल की और देखें कि सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किसने किया है। तो उन्होंने, यानी अगर आप इस बात को देखें कि एक एरिया को कुछ लोग जो वो कहते हैं हम यहाँ रहते थे, हम वो ज़बान बोलते हैं, तो आपने ये प्रेसिडेंट भी अगर देखें तो ये अमेरिका ने ही सेट किया कि किस तरीके से वो एक इलाके को आज़ाद करके उसको रिकग्नाइज कर दे। अगर वो 5,000 यहूदियों को, सिर्फ 5,000 यहूदियों को वो जाकर फलस्तीन के दिल में जाकर कहें कि जिन इतने हजार साल पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब फॉलोअर्स थे तो आज़ाद होकर हम यहाँ आए थे और ये हमारा मुल्क है और हमारे आबा व अजदाद की, हमारे पैगम्बर की ये कब्रें यहाँ मौजूद हैं, तो इसलिए हमें मुल्क मान लिया जाए और हमें रिकग्नाइज कीजिए। आप मुझे बताएं कि कोई उसका कोई जवाब था है कि अमेरिका का सदर उस वक्त सुबह अभी उठा ही है और वो शेव कर रहा था, अभी उसने नाश्ता भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, और एक औरत वजीर आज़म जो बन गई, खुद ही बन गई वो, उसने उसको फ़ोन किया और वो खुद कहती है कि मैं कदर हैरान थी कि अमेरिका का सदर जो है वो इतना कम अकल हो सकता है कि उसने कहा कि हम इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं। उसने किसी से मशवरा नहीं किया, वो कोई इस मसले को यूनाइटेड नेशन या उस वक्त वो लीग ऑफ नेशन को लेकर नहीं गया, उसने उसको रिकग्नाइज कर लिया। अब अगर रशिया ने अपने जो कि वो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पर और वो उनके साथ नहीं रहना चाहते, उसने अगर उनको कहा कि ये 2 अलहदा मुल्क है और उनको आज़ाद मुल्क डिक्लेयर करके उनको उसने रिकग्नाइज किया है, तो आप पछतावा किस बात का? आपने ही तो ये स्टार्ट किया था। Will Russia go to war with Ukraine? All week, you've heard numerous answers to this question. In Ukraine, 71% of the people believe their country is already at war with Russia. This is a complex crisis, and all the answers are hidden in history. Did you know there was a time when Kiev was more powerful than Moscow? There was also a time when Ukraine and America were adversaries. Tonight, we'll bring you all these stories. We will tell you why Russian President Vladimir Putin is obsessed with Ukraine.
I'm Palki Sharma Upadhyay and this is Gravitas Plus. We begin in the 9th century. There was a state called Kievan Rus. This is where it was located. The Slavic people lived here. The city of Kiev was their capital. Between 980 and 1015, the Kievan Rus was ruled by Grand Prince Volodymyr. In Russian, his name is Vladimir. In Ukrainian, Volodymyr. And as fate would have it, these are also the names of the presidents of these two countries today. Anyway, Russians, Ukrainians, and Belarusians draw their lineage from this Slavic state. A lot changed in the centuries that followed, and for a lot of it, Ukraine was under Russian rule. और आप देख लीजिए कि आपने उसको एक कोने में लगाया हुआ था कि सैंक्शंस मुझे बताइए कि किस जगह आपकी जो अमेरिका की सैंक्शंस जो हैं वो कामयाब हुई। पाकिस्तान में लगाई तो उसने एटम बम बना लिया, न्यूक्लियर बम बना लिया, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो गई, आर्मी भी स्ट्रांग हो गई। तो आप मुझे बताइए फिर ईरान पे लगाई, आपके सामने खुद ही देखें क्या ईरान भूखा मर रहा है, वो ब्लैक में तेल बेच रहा है और वो उसी तरह सरवाइव कर रहा है। बल्कि उसके अंदर अगर देखें तो वो ज़्यादा वो जो है अब वो रेजिस्ट करता है और ज़्यादा वेस्ट के ख़िलाफ़ हो चुका है, यूरोप के ख़िलाफ़ हो चुका है, अमेरिका के ख़िलाफ़ हो चुका है। और यही मैं समझूंगा कि गलती की है दुनिया ने। और उसमें क्योंकि ये लोग मजबूत हैं और ये लोग, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इन लोगों की आर्मी है, हर जगह इन्होंने मुल्क के उनके समंदरों में बेड़े अपने बना रखे हैं। तो ये जो चौधराहट है, यही चौधराहट जो है इनको वो नाकामी आपके सामने नज़र आ रही है कि पुतिन या रशिया के ऊपर भी ये इनकी सैंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल नाकाम है और उसको इन्वेड करने या उसके ऊपर अपनी फौजें बेच कर या उसकी जंग मुसल्लत करके उसमें कामयाब नहीं हुई। अब भी मैं तो कहूँगा कि अगर जो बाइडन साहब जो अक्लमंद एक सदर हैं और पहले इतने साल वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, अभी भी मेरी नज़र में तो ये है कि इनको इस गुड ऑफिसेस जो हैं, जो लास्ट जो लीडर है वर्ल्ड का जो पुतिन साहब को मिलकर आया है वो इमरान खान है। मानता हूं कि वो एक छोटे मुल्क का एक वजीर आज़म है, लेकिन उसका नज़र आ रहा है कि उसका जो पर्सनल रपोर है उस आदमी के साथ, वो एक उनकी केमिस्ट्री जो है वो अच्छी है। तो उसको पुतिन को मिलने के लिए मेरा ख्याल है ये इंतज़ाम करना चाहिए और ये यूनाइटेड नेशन के फोरम पे या सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पे यानी ये धौंस के साथ उसके साथ मिलने का इसका ना कोई फ़ायदा है और ना ही इससे कुछ निकलेगा। उनके जो अपने अपने एम्बेसडर है वो अपनी अपनी साइट बनाएंगे, लंच करेंगे, खाने खाएंगे, बाद में वो अगर आ भी गए फ़र्ज किया किसी तस्वीर के भाई जंग बंद करो और सीज फायर करो, तो आप देखेंगे उनमें से एक या दो कंट्री जो है वीटो करते हैं। और अगर वो रशिया और चाइना ही वीटो करते हैं तो मुझे बताइए एक तरफ ये दो वीटो करके बैठे हैं और दूसरी तरफ अगर फ्रांस और यूके और जो अमेरिका वो 3 कर दें तो 3-2 की रेशो से वीटो तो एक भी मुल्क कर दे तो कोई फैसला नहीं होता, तो सीज फायर कैसे होगी। तो ये कोई समझाने वाला हो अगर बाइडन साहब को या जो सेनेट और कांग्रेस जो है अमेरिका की और यूरोप को और नेटो को और यूरोपियन यूनियन को कि धौंस से काम नहीं चलेगा। दुनिया में इस वक्त हर कोई इंटरडिपेंडेंट है, इतनी बर्फ पड़ती है, इतना ठंडा यूरोप हो जाता है, अगर गैस उसके पास इतनी ज़्यादा है साइबेरिया के जैसे और वो सारी पाइपलाइन भी बिछी हुई है और उसके बाद तेल भी है, अमेरिका के पास भी तेल है, 3 साल का स्टोर है उसके पास। तो ये क्यों आप दुनिया को ये है तंगी दे रहे हैं? क्यों नहीं आप ये उसको फ़ोन करते कि भाई एक मीटिंग अरेंज करो, चाहे इस्लामाबाद में करो या किसी और न्यूट्रल ऐसे कंट्री में, अगर अमेरिका वहाँ नहीं किसी वजह से आना चाहता और वो किसी और करीबी कंट्री में वो कर ले जहाँ पुतिन जाने को तैयार हो जाए, तो मिल के बैठें और वहाँ ये जो यूक्रेन के जो सदर हैं उनको भी बुलाएं, दूसरी रियासतों के लोग भी तो वहाँ उसके साथ दोस्ती के साथ
رہ ہی رہے ہیں نا, وہ بھی علیحدہ ہوئی تھی, ان کا تشخص ہے, وہ اپنا, ان کے پریزیڈنٹ ہے, ان کے اپنے الیکشن ہوتے ہیں, وہ اپنی تجارت کرتے ہیں, ان کے اپنے بارڈر ہیں. تو یوکرین ایسے کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کیوں نیٹو کے ممبرشپ کے لیے وہ اپنی قوم کو مروا رہا ہے؟ اور اس نے جو سارا کچھ اگر تباہی ہوئی تو وہ نہ تو وہ جو یورپین یونین کو اس کا کوئی اثر پڑے گا, نہ نیٹو کے کنٹریز کو کوئی پڑے گا, اور نہ ہی امریکہ کو, جو کہ اس کو 2 اوشن پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو میری ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ آپ دونس کی بجائے یا سینکشنز کی بجائے اگر آپ میں یہ آ جائے تو یہ 3rd ورلڈ وار بچ سکتی ہے, اور اس کو بچانا بڑا ضروری ہے. ان الفاظ کے ساتھ کہ کوئی یہ قدم اٹھائے گا اور یہ بھائی چارے سے یہ اس کو, یعنی ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہو کر یہ لیڈر ڈسکس کریں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا حل ہوگا اور جنگ اوائڈ کی جا سکتی ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں یہ آپ سے اجازت لیتا ہوں.